दिल्ली की गद्दी पर बैठा था भारत का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब। लाखों की फौज, अपार दौलत और पूरे भारत पर उसकी हुकूमत। लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों से उठी एक आवाज जिसने औरंगजेब के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वो आवाज थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज की कहानी है औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के टकराव की, जहां तलवार से बड़ी थी रणनीति और जहां सत्ता से बड़ी थी स्वराज्य की चाह। कहानी की शुरुआत दो योद्धाओं का उदय। यह कहानी 17वीं शताब्दी के मध्य में शुरू होती है, जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम ऊंचाई पर था। औरंगजेब, जिसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था, 1658 में अपने पिता शाहजहां को कैद करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा वह एक कट्टर धार्मिक शासक था, जो इस्लामिक शासन को मजबूत करने और जो मुस्लिम नहीं थे उन पर अंकुश लगाने के लिए जाना जाता था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था, लेकिन दक्कन का इलाका हमेशा एक चुनौती बना रहा। औरंगजेब की महत्वाकांक्षा थी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना, लेकिन उसकी राह में एक महान योद्धा खड़ा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सीखी। उन्होंने छोटी उम्र में ही स्थानीय मावलों, पहाड़ी योद्धाओं को संगठित किया और स्वराज्य की नींव रखी। 1640 के दशक में उन्होंने टोरना, राजगढ़ जैसे किलों पर कब्जा किया और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। लेकिन असली टकराव मुगलों से तब शुरू हुआ जब औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। प्रारंभिक संघर्ष मुगलों की नजर दक्कन पर थी। 1650 के दशक में जब औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जून्नर और भिवंडी जैसे मुगल इलाकों पर छापे मारे। औरंगजेब ने इसे चुनौती माना और छत्रपति शिवाजी महाराज को दबाने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली की सत्ता संघर्ष, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध के कारण वह व्यस्त हो गया। 1658 में औरंगजेब सम्राट बना और उसने दक्कन को मजबूत करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को 1660 में दक्कन का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खान के पास 1 लाख सैनिकों की फौज थी और उसने पुणे पर कब्जा कर लिया, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। शाइस्ता खान लाल महल में ठहरा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुराना निवास था। शाइस्ता खान से पहले बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत ने शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपने शक्तिशाली सरदार अफजल खान को भेजा था। यह घटना 1659 का समय था। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत को लगने लगा कि शिवाजी महाराज का बढ़ता प्रभाव उनके शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आदिल शाह ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सबसे ताकतवर सेनापति सूबेदार अफजल खान को भेजा। अफजल खान लंबा चौड़ा, बलशाली और युद्ध का अनुभवी योद्धा था। उसके पास 40,000 से भी अधिक सैनिकों की सेना थी, जबकि शिवाजी महाराज की सेना संख्या में बहुत कम थी। अफजल खान ने शिवाजी को खुले युद्ध में खींचने के लिए पहले धार्मिक स्थलों और गांवों पर हमला किया। उसने शिवाजी की आराध्य देवी तुलजापुर की भवानी माता के मंदिर का अपमान किया, पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को नुकसान पहुंचाया और आसपास के गांव जलाए। उसका उद्देश्य साफ था, शिवाजी को गुस्सा दिलाना और उन्हें खुले मैदान में युद्ध करने पर मजबूर करना। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि सीधे युद्ध में अफजल खान की सेना बहुत बड़ी है, इसलिए उन्होंने अपनी गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्होंने अफजल खान को संदेश भेजा कि वह समझौते और सुलह के लिए तैयार है। मिलने की जगह तय हुई, प्रतापगढ़ किले के नीचे एक शमियाना। शर्त रखी गई कि दोनों सिर्फ एक साथी के साथ आएंगे और भारी हथियार नहीं लाएंगे। शिवाजी महाराज अपने साथ संभाजी कावजी को लाए, जबकि अफजल खान अपने अंगरक्षक सायद बंडा के साथ आया। शिवाजी महाराज ने सावधानी बरती। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहना और हाथ में छोटा खंजर तथा बाघ नख छुपा लिया। 10 नवंबर 1659 को बैठक शुरू हुई। अफजल खान ने झूठा स्नेह दिखाते हुए शिवाजी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसने अचानक अपना खंजर निकाला और शिवाजी के पेट पर वार किया। शिवाजी का कवच उन्हें बचा गया। तुरंत शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान के पेट पर वार किया और फिर खंजर से दूसरा प्रहार किया। तभी सायद बंडा ने शिवाजी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन संभाजी कावजी ने उसे वहीं मार गिराया। अफजल खान घायल होकर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिवाजी महाराज के सैनिकों ने उसका पीछा कर उसे मार डाला।
अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी महाराज ने पहले से तैयार अपनी सेना को संकेत दिया। मराठा सैनिक पहाड़ों और जंगलों से निकल पड़े और आदिल शाही की भारी भरकम सेना पर अचानक हमला कर दिया। यह गुरिल्ला रणनीति अफजल खान की विशाल सेना पर भारी पड़ी। आदिल शाही की सेना को भारी नुकसान हुआ और मराठा सेना ने कोल्हापुर, पन्हाला सहित कई कगिले अपने अधीन कर लिए। प्रतापगढ़ की यह जीत शिवाजी महाराज की पहली बड़ी विजय थी। इस घटना ने पूरे दक्खन में शिवाजी की कीर्ति फैला दी। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह सबूत था कि रणनीति, चतुराई और साहस से कोई भी बड़ी ताकत परास्त की जा सकती है। प्रतापगढ़ की विजय ने स्वराज्य की नींव को और भी मजबूत कर दिया। इधर शाइस्ता खान ने पुणे में डेरा जमाया और ठिकाना चुना लाल महल, जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का निवास स्थान था। यह शिवाजी महाराज के लिए एक गहरा अपमान था, मगर शाइस्ता खान की फौज बहुत बड़ी थी और उसने मराठा किलों पर एक एक कर कब्जा करना शुरू कर दिया। शाइस्ता खान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का रात्रि हमला। तारीख 5 अप्रैल 1663 की रात। शिवाजी महाराज लगभग 400 चुनिंदा मावलों सैनिकों के साथ चुपचाप पुणे पहुंचे। शहर की गलियों और किले के रास्तों को वे भलीभांति जानते थे, क्योंकि उनका बचपन यहीं बीता था। कुछ सैनिक साधारण कारीगर और ब्राह्मणों के भेष में लाल महल के भीतर तक पहुंच गए। आधी रात होते ही शिवाजी महाराज खुद आगे बढ़े और सीधा शाइस्ता खान के कक्ष तक पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा टूटा, मुगल सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। शिवाजी महाराज ने खुद तलवार से शाइस्ता खान पर वार किया। शाइस्ता खान किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं और वह बुरी तरह घायल हो गया। उसका बेटा और कई मुगल सरदार उसी हमले में मारे गए। पूरा लाल महल चीख पुकार और भगदड़ से भर गया। शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ उतनी ही तेजी से बाहर निकल गए जितनी तेजी से अंदर गए थे। इस हमले ने पूरे मुगल साम्राज्य को हिला दिया। औरंगजेब को बहुत बड़ा अपमान झेलना पड़ा, क्योंकि उसके मामा की नाक के नीचे शिवाजी महाराज ने इतनी बड़ी वारदात कर दी थी। शाइस्ता खान को शर्मिंदगी झेलते हुए दक्कन से हटा दिया गया और बंगाल भेज दिया गया। इस घटना से शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग उन्हें और भी अधिक वीर और चतुर मानने लगे। औरंगजेब ने हार नहीं मानी। 1665 में उसने अपने कुशल और अनुभवी राजपूत सेनापति आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को दक्कन भेजा, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को रोककर मराठा शक्ति को समाप्त किया जा सके। जय सिंह के साथ 30,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें मुगल और राजपूत शामिल थे। उन्होंने पुरंदर किले को निशाना बनाया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। यह किला न केवल रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यहां छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार भी रहता था, जिससे इसकी रक्षा उनके लिए व्यक्तिगत और सामरिक दोनों दृष्टियों से अहम थी। घेराबंदी का दौर। जय सिंह ने पुरंदर किले की घेराबंदी शुरू की। मुगल सेना के साथ दिलेर खान जैसे योद्धा भी थे, जिन्होंने किले के पास के वज्रगढ़ पर कब्जा करने की कोशिश की। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वस्त सरदार मुरारबाजी देशपांडे ने अद्भुत वीरता दिखाई। मुरारबाजी ने केवल 700 मावलों के साथ 300 से अधिक मुगल सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने मराठा सैनिकों के मनोबल को और मजबूत किया, लेकिन किले की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। मुगल सेना की भारी तोपों और सैन्य शक्ति के सामने मराठा सैनिकों का छोटा दल लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थिति का आकलन किया। वे समझ गए कि खुले युद्ध में मुगलों की विशाल सेना से पार पाना संभव नहीं था। उनकी गुरिल्ला रणनीति छोटे छोटे हमलों में प्रभावी थी, लेकिन इस घेराबंदी में मुगल सेना का दबाव बहुत अधिक था। परिवार की सुरक्षा और स्वराज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने संधि का रास्ता चुना। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे: किलों का हस्तांतरण। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 35 में से 22 किले मुगलों को सौंप दिए, जिनमें पुरंदर, सिंहगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण गढ़ शामिल थे। उन्होंने 12 किले अपने पास रखे। मुगल सेवा में शामिल होना। छत्रपति शिवाजी महाराज औपचारिक रूप से मुगल सेवा में शामिल हुए। उनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब मुगल सेना में रैंक दिया गया। बीजापुर के खिलाफ सहायता संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को बीजापुर सल्तनत के खिलाफ मुगलों का साथ देना था। औरंगजेब की नजर बीजापुर पर थी,
और वह छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य शक्ति का उपयोग करना चाहता था। आर्थिक व्यवस्था मराठा क्षेत्रों से मुगलों को कुछ कर चौथ देने की शर्त भी शामिल थी। यह संधि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और स्वराज्य के सिद्धांतों के खिलाफ थी। फिर भी यह एक रणनीतिक कदम था। इस संधि ने उन्हें समय और संसाधन जुटाने का मौका दिया। मुगलों को दक्कन में अस्थायी मजबूती मिली, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दौरान अपनी सेना को पुनर्गठित किया और नई रणनीतियां बनाई। आगरा यात्रा और चमत्कारी भागना। 1666 पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 50वें जन्मदिन के अवसर पर आगरा बुलाया। यह निमंत्रण एक राजनयिक चाल थी, जिसका उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रण में रखना और उनके विद्रोही स्वभाव को दबाना था। 5 मार्च 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी और कुछ विश्वस्त साथियों के साथ आगरा के लिए रवाना हुए। 12 मई 1666 को वे मुगल दरबार में पहुंचे। दरबार में अपमान। आगरा के दरबार में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जानबूझकर अपमान किया। उन्हें तीसरे दर्जे के मनसबदारों के साथ खड़ा किया गया, जो उनके राजा के दर्जे और स्वराज्य के संस्थापक होने के बिल्कुल विपरीत था। गुस्से में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दरबार में ही औरंगजेब से कहा, मैं एक राजा हूं, यह अपमान अस्वीकार्य है। इस साहसिक कदम ने औरंगजेब को क्रोधित कर दिया और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके बेटे संभाजी सहित नजरबंद कर दिया। उन्हें जय सिंह के बेटे राम सिंह की हवेली में रखा गया, जहां कड़ी निगरानी थी। औरंगजेब की योजना थी कि या तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए या उनकी हत्या कर दी जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने बीमार होने का नाटक शुरू किया और रोजाना मिठाई और फल के टोकरे ब्राह्मणों और गरीबों को दान करने शुरू किए। यह काम इतना नियमित हो गया कि मुगल पहरेदारों को इसकी आदत पड़ गई और वे टोकरे की जांच में डील देने लगे। 17 अगस्त 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी ने एक साहसिक योजना बनाई। वे मिठाई और फल के बड़े टोकरों में छिप गए और उनके विश्वस्त साथी निराजी राव जी और हीरोजी फरजंद ने उनका रूप धरकर पहरेदारों को भटकाया। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी आगरा से निकल गए। वे गुप्त रास्तों से यात्रा करते हुए मथुरा, प्रयागराज और अन्य स्थानों से होकर दक्कन की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने भेष बदलकर और साधु संतों के वेश में यात्रा की, ताकि मुगल जासूसों से बचा जा सके। दिसंबर 1666 में वे सुरक्षित रूप से राजगढ़ पहुंचे। इस भागने की घटना ने औरंगजेब को स्तब्ध कर दिया। उसने पूरे साम्राज्य में खोजबीन कराई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई सुराग नहीं मिला। इस चमत्कारी पलायन ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक किंवदंती बना दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां भारत के कोने कोने में फैल गई। आगरा से भागने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य को पुनर्जन्म देने का कार्य शुरू किया। उन्होंने पुरंदर संधि की शर्तों को तोड़ दिया और 1670 तक मुगलों से कई किले और क्षेत्र छीन लिए। उनकी रणनीति थी तेज छापामार हमले, गुरिल्ला युद्ध और स्थानीय लोगों का समर्थन। इस दौरान उन्होंने सूरत पर 2 बार छापे मारे, 1664 और 1670, जिनसे मुगल व्यापार को भारी नुकसान हुआ और मराठा खजाने को धन मिला। 6 जून 1674 को राजगढ़ में एक भव्य समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। वे औपचारिक रूप से छत्रपति बने, जो मराठा स्वराज्य का प्रतीक था। इस समारोह में गागा भट्ट जैसे विद्वान पंडितों ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका अभिषेक किया। यह क्षण भारत में मराठा शक्ति के उदय का प्रतीक था, जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया। उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु में अभियान चलाए और जिंजी जैसे महत्वपूर्ण किले बनाए। इसके साथ ही उन्होंने मराठा नौसेना को मजबूत किया। कोलाबा में जहाजों का निर्माण हुआ और मराठा नौसेना ने अरब सागर में मुगल और यूरोपीय व्यापारिक जहाजों को चुनौती दी। यह भारत में पहली बार था जब किसी स्वदेशी शक्ति ने इतने बड़े पैमाने पर नौसेना विकसित की। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत 3 अप्रैल 1680 को राजगढ़ में हुआ। उनकी मृत्यु के समय स्वराज्य एक मजबूत और संगठित शक्ति बन चुका था। उनके पुत्र संभाजी ने गद्दी संभाली और मराठा प्रतिरोध को जारी रखा। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और स्वराज्य की भावना का था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल मुगल साम्राज्य की नींव हिलाई,
बल्कि भारत में स्वशासन और स्वतंत्रता की एक मिसाल कायम की। उनकी गुरिल्ला रणनीति, जासूसी तंत्र और जनता के प्रति प्रेम ने उन्हें एक महान मराठा योद्धा बनाया। उनकी विरासत आज भी भारत के लोगों को प्रेरित करती है। एक ऐसे शासक की कहानी जिसने साम्राज्यवाद के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और स्वराज्य का सपना साकार किया। यदि आपको यह प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मिलकर स्वराज्य की इस अमर भावना को और भी दूर तक पहुंचाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ।